एशियन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हैं हम ऐसी जगह जहां से पूरा कारवा यानी बहुजन समाज का पूरा कारवा हरज्ञान सिंह रोड करोल बाग से ही शुरू हुआ था और पूरे ऑल ओवर इंडिया ही नहीं, मैं विदेश की भी बात करूं तो इस कार्यालय का नाम है और बहुजन समाज पार्टी का गठन यहीं से हुआ था और यहीं से बहुजन समाज का जो मिशन है वो आगे बढ़ रहा है। हमारे बीच में तेज तरार दिल्ली प्रदेश प्रभारी, अन्य प्रदेश के प्रभारी, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और भिन्न भिन्न जहां भी पार्टी को जरूरत पड़ी इनको इस्तेमाल किया और जिम्मेदारी देकर काम लिया। हमारे बीच में सीपी सिंह जी जिन्हें चंद्रपाल सिंह के नाम से जाना जाता है। सर, आपका नेशन न्यूज जाना आपका हार्दिक स्वागत है। सर, आज जो विचारधारा चल रही है, एक मनुवाद विचारधारा, एक अम्बेडकरवाद की विचारधारा, दोनों में ही धरती आसमान का अंतर है और एक पूंजीवाद की बात करता है तो एक जो गरीबी रेखा की बात करता है। तो सर, आज का समय ये है, इनसे लड़ाई लड़ना कहाँ तक संभव है और हम कैसे इनसे लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, इस देश के अंदर जो विचारधारा है, गांधीवाद, ब्राह्मणवाद, पूंजीवाद और अम्बेडकरवाद, ये पहले भी थी, आज भी है। पहले भी हमारे महापुरुषों ने, बाबा साहब ने, कांसीराम साहब ने, उससे पहले ज्योतिबा फुले साहब, शाहू जी महाराज, इन सब लोगों ने संघर्ष किया और उस लड़ाई में विजय हासिल की है। अपने अपने समय में, अपने अपने तरीके से उन लोगों ने उस समाज को जिसमें पैदा हुए उनकी बेहतरी का काम उन्होंने करके दिखाया। और आज भी हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी इस लड़ाई को लड़ रही हैं। हम उनके सानिध्य में दिन रात काम में लगे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि झूठ का अंत एक ना एक दिन होना है, सच्चाई एक दिन निकल कर बाहर आएगी। और वो आज जो हालात बनते जा रहे हैं उससे प्रतीत भी होने लगा है कि जनता ने देश की जो सरकारें हैं उनका भी हाल देख लिया, चाहे वो कांग्रेस सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की जो वर्तमान सरकार है। और दिल्ली जहाँ मैं बैठा हूँ तो वहाँ एक पार्टी है जिसको मैं खामोखा पार्टी कहता हूँ, जिसका कोई आगे पीछे कुछ नहीं है, मगर उन लोगों ने एक लोकपाल का भी बता के लोग पास करेंगे, यहाँ पर भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे। तो ऐसे ऐसे लोग ने नारे देकर मतलब उन लोगों ने जनता को ठगने का, तो आज उनको भी जनता ने देख लिया। तो आज जनता इतनी त्रस्त है कि मतलब वो चाहती है कि भाई बदलाव आना चाहिए। और यदि सच्चाई की कोई लड़ाई लड़ रहा है तो आज की तारीख में हमारी नेता बहन कुमारी मायावती और बहुजन समाज पार्टी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो लोग ना ये सच्चाई की जीत होगी और जब जीत होगी तो वो देखने लगेंगे। लेकिन सर, बात यहाँ आती है कि जिस समय एक बहुत बड़ा कारवा था और कारवा चल भी रहा है, मानो कांसीराम साहब की बात करें तो बहन जी की बात करें तो सब पहले कैडर दे के लोगों को समझाया जाता था। लेकिन आज जो कैडर की जो व्यवस्था है न होने के कारण हमारे लोग गुमराह हो गए। मानो कांसीराम साहब कहा करते थे कि भाई हमें बिकाऊ समाज की जरूरत नहीं है, हमें अपना समाज बनाना है। और जब इस तरीके की बात आती है तो समाज में दुखने लगता है क्योंकि उसे 2 टाइम की रोटी चाहिए। नहीं, कैडर के लिए हमारी नेता आज भी बोलती है और मैं तो जहाँ भी मेरी जिम्मेदारी होती है तो मैं तो हमेशा कैडर लगा के लोगों से बातचीत करता हूँ, अपने इतिहास को बताने का काम करता हूँ। और हमारे महापुरुषों ने कहा भी जो यदि हम अपने इतिहास को नहीं जानेंगे तो हम नया इतिहास नहीं लिख पाएंगे। तो इसलिए कैडर तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। और हम लोग जो अब नए नौजवान हैं, जो एक संख्या बड़ी है, तो मैं ये मानता हूँ कि अभी मतलब हम लोग सब में कैडर नहीं दे रहे हैं, मगर हमारा प्रयास चल रहा है कि अब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कैडर मतलब देंगे और ज़्यादा लोगों को कैडर में देने वाले भी तैयार करेंगे और जिन लोगों को कैडर देना उनकी भी मतलब हम लोग तैयारी करेंगे। तो आप कुछ दिन में देखेंगे कि मतलब क्योंकि अभी तो ये कोरोना काल चल रहा है तो हम लोग इसकी हम लोग नए रूपरेखा बना ली थी, हम सब हमारी पूरी टीम अध्यक्ष जी हम लोग, तो ये पूरी रूपरेखा बन चुकी थी। मगर क्योंकि अब सरकार की गाइडलाइन से तो भाई इतने लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, तो इसलिए भी थोड़ा सा उसको हम लोगों ने रोका है। मगर आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि आपको चारों तरफ दिल्ली के अंदर कैडर देते हुए हम लोग नजर आएंगे। और जो नया नौजवान हमारा है तो उसको हम लोग कैडर देकर तैयार करेंगे और उसको अपने महापुरुषों के बारे में और अपना जो यहाँ की सरकारों के जो नीति रही हैं तो उसके बारे में उससे अवगत कराने का काम करेंगे। उनको हम तैयार करके फिर पार्टी से जोड़ करेंगे।
सर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर सारे में चर्चा है, बहन जी के काम को लेकर चर्चा है कि बहन जी ने बहुत बड़ा काम करा है, क्योंकि जब से देश आज़ाद हुआ लगभग 74 साल हो चुके हैं, किसी भी मुख्यमंत्री ने इतना काम नहीं करा जितना बहन जी ने काम किया। लेकिन जो नई जनरेशन है, अगर कैडर देकर उन्हें समझाया जाए तो जगह जगह इस तरीके का एडवर्टाइजमेंट हो कि बहन जी ने बहुत अच्छा काम करा है, तो जो इस समय मनुवादी जो मीडिया है, क्योंकि मीडिया जगत से मैं आता हूँ तो मैं अपने आप को भी मनुवादी कह रहा हूँ, तो मनुवादी मीडिया जगत है वो कहीं भी जो बहुजन समाज की बात आती है उसको स्पष्ट रूप से नहीं दिखाता, उसे धुआं भरा के दिखाता है। देखिए, मीडिया जो चौथा स्तंभ है जिसको सच्चाई से जनता को अवगत कराना चाहिए, मगर वो अपनी ड्यूटी को सही अवगत नहीं कर पा रहा। इसीलिए मानव कांसीराम साहब ने अपना मीडिया तैयार किया जिसको हम लोग गांव से बोलते हैं। जो हमारे सरकारी कर्मचारी थे वो अपना नौकरी करने के बाद शाम को जो भी समय उनको मिलता था तो उसमें अपने लोगों को तैयार वो करते थे। मगर जैसे हमारी एक्सो मेजोरिटी की सरकार बनी तो सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक शिकंजा कसा और उनको भी मतलब नोटिस करने लगे, उनका ट्रांसफर पोस्टिंग और उनको तंग करने की कोशिश की गई है। तो इसलिए इस समय थोड़ा हमारा जो बामसों का काम है वो थोड़ा विचलित हुआ है। तो मगर उसके बावजूद भी मतलब कुछ साहसी लोग हैं, कुछ जिम्मेदार लोग हैं, ये जो रिटायर हो गए हैं उनको हम लोग पुनः जिम्मेदारी दे रहे हैं कैडर देने की। तो कैडर देकर हम लोग लोगों को तैयार करना चाहते हैं। सर एक चीज़ और देखा गया है कि सब जो दिल्ली के जो लोग हैं बल्कि सब किसी न किसी राज्य से यहाँ हैं, प्रॉपर यहाँ के रहने वाले नहीं, जो हैं एक दो रहने वाले उनके बात अलग है। लेकिन सारे लोग जो यूपी में टिके हुए होते हैं, अगर यूपी में सरकार बनेगी तो दिल्ली की बात बनेगी, दिल्ली के लोग काम करना स्टार्ट करेंगे, ये आपको देखने में लगा है? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। मेरा मानना ये है कि जब हम लोगों ने दिल्ली में हमारा एक निगम पार्षद था तो तब तक यूपी की सरकार नहीं बनी थी, मगर हम लोगों ने इतनी तैयारी की थी कि हमने 1 से 17 निगम पार्षद जीते जी, और उसके बाद यूपी में सरकार बनी। तो जहाँ पर भी तैयारी होगी, जहाँ लोग काम करेंगे, यदि हम कुछ बोलेंगे नहीं, चाहे यूपी में सरकार मतलब बन जाए या कहीं भी बन जाए, जिस भी प्रदेश में काम होगा उस समय पूरे देश में 2 ही प्रदेश ऐसे थे, हरियाणा और दिल्ली, जहाँ पर वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ा था। उस समय दिल्ली के अंदर मतलब 14.6% वोट पड़ा था और हरियाणा में लगभग 17% वोट पड़ा था। सरकार तो पूरे देश के लिए बनी थी, तो दूसरे राज्य में भी मतलब वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ना चाहिए था, मगर क्योंकि दूसरे प्रदेश के लोगों ने जितनी तैयारी दिल्ली और हरियाणा के लोगों ने की थी उतनी तैयारी उन्होंने नहीं की। और आगे भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई हमें यूपी पर बेस नहीं करना, हमें अपनी तैयारी मतलब अपने राज्यों में करनी होगी। और जब हमारी तैयारी होगी तो वहाँ 5 या 10% वोट फ्लक्चुएट करता है। यदि हमारी सरकार बन जाती है तो 5% वोट आपको फ्लक्चुएट कर जाएगा। तो यदि हम लोग तैयारी में रहेंगे तभी उसको ले पाएंगे, और नहीं तो पहले की तरह सरकार यूपी में चलती रही 5 साल, दूसरे राज्यों में उतना परसेंटेज नहीं बढ़ा। तो इसलिए सभी राज्यों के लोगों को मेहनत कर अपने संगठन को, जो हमारी नेता बार बोलती है कि कैडर लगाकर हमारा जो संगठन है मतलब बूथ से लेकर और मतलब अपने सभी जिले में विधानसभा में पूरा संगठन में बनाना चाहिए और हर जाति और धर्म के लोगों को जोड़कर मतलब उनको कैडर देकर तैयार करना चाहिए। तो ये ड्यूटी हमारी बनती है, उसको हमें करना चाहिए। सर अंतिम सवाल, सर बार बार बात यही आती है कि हम किसी राज्य से हार जाते हैं तो ईवीएम में गड़बड़ बता देते हैं, तो अभी सभी पार्टियों के पास में ईवीएम है या बैलेट पेपर की जब बात करें तो काफ़ी समय है, तो आप बहुत जिम्मेदार साथी हैं और आपने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, तो क्या चाहते हैं कि मतलब पार्टियां जो है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए या ईवीएम से चुनाव होना चाहिए? नहीं, देखिए प्रक्रिया यदि सही माना जाए तो बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक जो मीडिया है ना, जो मशीन है ईवीएम मशीन जो है, क्योंकि इसमें जो जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, जिन प्रदेश मतलब जिस देशों से इनकी उत्पत्ति हुई उन्होंने इसको बैन किया जी। तो यदि वो लोग बैन कर सकते हैं, उनको लगता है कि भाई इसमें कुछ गड़बड़ है, तो फिर मतलब हम लोग यहाँ क्योंकि देश भारत देश है, यहाँ सबसे ज़्यादा करप्शन पाया जाता है, तो यहाँ तो करप्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसलिए मतलब ना जो आज यदि जितनी पार्टियाँ उन्होंने मतलब अपील की है सरकार से कि भाई हमें ईवीएम नहीं चाहिए, हम बैलेट पेपर से चुनाव पहले भी होता तो अब भी करा देना चाहिए। तो यदि मतलब किसी की नीयत में खोट नहीं है तो उन्हें मतलब ईवीएम को छोड़कर इस पर मतलब करना चाहिए। मगर उसके बावजूद भी ईवीएम में भी यदि मतलब हमारे नेता ने हर चीज़ का रिसर्च किया है,
कि भाई हम लोग जब यूपी में हमने गठबंधन किया तब भी हम लोग 10 सीट जीते, 15 सीट हमारे गए। तो उसमें भी उन्होंने बाद में हमें सर्वे करके बताया। ईवीएम पर भी पूरे देश में सबसे पहले कि किसी ने सवाल उठाया तो हमारी नेता धनकुमारी मार्ग ने उठाया। ये तो बाद में कांग्रेस ये दूसरी पार्टी तो बाद में बोलने लगी, भाई कांग्रेस तो उसको लेके आई थी, तो इसलिए मतलब वो तो बोलेगी नहीं। मगर फिर भी जब उनको लगा कि भाई इसमें जाति मतलब हो रही है तो उन्होंने ही बोला, ये सही पार्टी ने बोला। तो हमारे नेता ने इसका भी सर्वे किया कि हम लोग यदि हारे हैं तो मतलब इसके पीछे कारण क्या है। तो उन्होंने देखा कि उन्होंने गड़बड़ी भी किया, तो उसका एक परसेंटेज कि भाई इतना ही गड़बड़ आदमी कर सकता है, सारे तो मतलब गड़बड़ नहीं हो सकती। तो उन्होंने मतलब समझा कि जहाँ पर हम लोगों ने 50% से ज़्यादा हमारी वोट पड़ी है, 50% से यदि ज़्यादा हमारी वोट पड़ी है वो सीट हम लोग जीत गए। जहाँ हमारे 50% से वोट मतलब कम पड़ा है वहाँ हम सीटों को हारे। तो हमारे नेता का ये कहना है कि भाई हमें इतनी तैयारी करनी है कि हमारे हर मतलब पोलिंग स्टेशन पर 60% से ज़्यादा वोट पड़नी चाहिए। यदि 60% हमारा वोट पड़ता है तो 40% में सारी पार्टियाँ हो जाएंगी और 60% हमें फिर कोई हरा ही नहीं पाएगा, कोई गड़बड़ी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मतलब ना हर चीज़ का रास्ता है। मगर फिर भी यदि कोई संदिग्ध चीज़ है जिसको सब लोग मनाही कर रहे हैं तो उसे उसका ऊपर बैन लगना चाहिए और यहाँ देश के अंदर चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। इसका मतलब हमारी पार्टी भी समर्थन करती है, हमारी नेता भी और हम भी कर रहे हैं। सर चलते चलते आपको चैनल के माध्यम से लाखों लोग देख रहे हैं और आप राजधानी के अंदर बैठे हैं और 5 राज्य की चुनाव आने वाले हैं, तो ऐसा क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा तो यही कहना है कि इस देश के अंदर 74 साल कम नहीं होते, किसी को हमने बार बार मौका दिया जाए और वो फिर वहीं लाकर हमें खड़ा कर दे। तो इसलिए हमारे महापुरुषों की चाहत रही कि ना बिकने वाला समाज बनाकर अपने पैरों पर खड़े होकर इस देश की शासन प्रशासन में जब तक गरीब का बेटा भागीदारी नहीं होगा तब तक हमारा भला नहीं होगा। इसलिए हमें अपनी सरकारें बनानी होंगी। हम दूसरों को रहमो करम पर ज़्यादा लंबे समय तक नहीं जी पाएंगे। इसलिए अपने बल पर अपनी ताकत से हमें सरकार में मिलाना होगा, सरकार बनानी होगी, तभी हमारा समाज का भला हो सकता है, इन गरीबों का भला हो सकता है। ये देश की 85% समाज जो गरीबी जी रहा है या उन्होंने यातनाएँ झेली हैं उनसे भी उसको राहत चाहिए, तो सिर्फ अपने सरकार बनाकर ही मिलेगी। तो इसलिए मैं तो यही चाहता हूँ कि 5 राज्यों में चुनाव होगा तो वहाँ के लोग पूरी ईमानदारी निश्चित तन मन लगाकर एक एक वोट चुनाव से हाथी पर डालने का काम करें और अपनी पार्टी अपने नेता को मजबूत करना। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.